नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी के इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए शैक्षिक परिदृश्य से टेस्ट नंबर 9 आज आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत आपके जो शैक्षिक नवाचार का टॉपिक है, एनईपी 2020 का टॉपिक है, आरटी 2009 2011 और विद्यालय प्रबंधन समितियों से संबंधित टॉपिक है, साथ ही शैक्षिक तकनीकी का भी आपके टॉपिक है। तो इन सभी टॉपिक्स से बहुत ही शानदार गोल्डन प्रश्न लेकर आया हूं साथियों, जो कि लेवल 1 वालों के लिए बेहद उपयोगी है और लेवल 2 वालों के लिए भी, ऑल सब्जेक्ट के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाले प्रश्नों को जरूर हल करके जाइए साथियों। 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी प्रत्येक प्रश्न में। अगर आपका प्रश्न गलत होता है तो कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्रश्न को स्किप भी कर सकते हो, मतलब अनअटेम्प्ट भी रख सकते हो। तो चलिए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। इसके पहले के जो शैक्षिक परिदृश्य के 8 टेस्ट है उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब चैनल पर ही, तो वहां जाकर के पिछले 8 टेस्ट है उनको आप अटेंड कर सकते हो। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 1 में आपसे क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा शैक्षिक तकनीकी का प्रथम उपागम कहलाता है? कठोर शिल्प उपागम, कोमल शिल्प उपागम, दोनों और इनमें से कोई नहीं। देखिए, याद रखना है प्रश्न को, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शैक्षिक तकनीकी का प्रथम उपागम आपसे पूछ रहा है। देखो, शैक्षिक तकनीकी के 2 उपागम होते हैं, एक तो प्रथम उपागम और एक होता है मित्रों द्वितीय उपागम। जो प्रथम उपागम होता है उसको कहा जाता है कठोर शिल्प उपागम। क्या कहा जाता है उसको? कठोर शिल्प उपागम। और जो द्वितीय उपागम होता है इसको कहा जाता है कोमल शिल्प उपागम। ठीक है, याद रखना है प्रश्न को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम उपागम शैक्षिक तकनीकी का कठोर शिल्प उपागम होता है और द्वितीय उपागम शैक्षिक तकनीकी का कोमल शिल्प उपागम होता है। विकल्प 1 आपके पहले प्रश्न में सही है मित्रों। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न नंबर 2, लेकिन सुबह 8 बजे ही मैंने ऐप जो है स्टडी विद पीएन लोधा 149 रुपये की जो टेस्ट सीरीज है साथियों, उसमें राजस्थान का जो इतिहास है, इतिहास वाले फोल्डर में लेवल 1 प्लस लेवल 2 ऑल सब्जेक्ट के लिए राजस्थान के जो किसान आंदोलन हुए थे उनका टेस्ट डाल दिया है। राजस्थान के किसान आंदोलन टेस्ट नंबर 6 है ये इतिहास का। तो आप सभी के लिए वो टेस्ट डाला है, उस टेस्ट को ऐप में जा करके जरूर अटेंड करिएगा। ऐप का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दिया है और आप प्ले स्टोर से भी ऐप को डाउनलोड करके इस टेस्ट को अटेंड कर सकते हो। लगभग 40-45 दिन में 90 के आसपास टेस्ट आपके हो चुके हैं साथियों। ऐप पर भी रोजाना 2 टेस्ट आपसे कंप्लीट करवाए जाते हैं दोनों लेवल के लिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। एनईपी 2020 का कौन सा चरण सबसे अधिक वर्ष का है? प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। देखो, एनईपी 2020 की बात करें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, तो साथियों इसके 4 चरण है। कितने चरण है? 4। 5 + 3 + 3 + 4। अब आप यूं कह सकते हो कि प्रथम चरण 5 साल का है, दूसरा चरण 3 साल का है, तीसरा चरण 3 साल का है और चौथा चरण 4 साल का है। तो फिर इस हिसाब से सबसे अधिक समय वाला जो चरण है वो कौन सा है? प्रथम चरण है। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न 2 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 3। कोरोना काल में किए गए शैक्षिक नवाचारों में सम्मिलित नहीं है स्माइल प्रोग्राम, राजस्थान शिक्षा दर्शन, राजस्थान में शिक्षा वाणी और नो बैग डे। तो ये जो 4 कार्यक्रम हैं इनमें से कौन सा कार्यक्रम कोरोना काल में जो शैक्षिक नवाचार किए गए थे उसमें सम्मिलित नहीं है साथियों? प्रश्न संख्या 3 में बताओ कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो देखो, अगर हम बात करें कोरोना काल में शैक्षिक नवाचारों की, तो साथियों स्माइल प्रोग्राम की शुरुआत भी की गई थी कोरोना काल में। कितने चरणों में चला था? ये 3 चरणों में चला था। राजस्थान शिक्षा दर्शन भी चला था, दूरदर्शन पर प्रोग्राम ये आता था, और शिक्षा वाणी भी चला था, ये आपके रेडियो वाला कार्यक्रम था। लेकिन नो बैग डे जो है साथियों, देखो नो बैग डे की शुरुआत कोरोना काल में नहीं हुई, बल्कि ये तो अभी हुई। इसमें कोरोना काल में जब स्कूल खुल गए थे उसके बाद में नो बैग डे की शुरुआत हुई थी राजस्थान में। और प्रत्येक जो शनिवार होता है साथियों, प्रत्येक शनिवार के दिन नो बैग डे मनाया जाता है। सरकारी जो विद्यालय होते हैं राजस्थान के, इनमें प्रत्येक शनिवार के दिन क्या मनाया जाता है? नो बैग डे। ठीक है ना। विकल्प नंबर आपका 4 प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। चौथा प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न संख्या 4 में क्या पूछ रहा है, दिए गए विकल्पों में से कठोर शिल्प उपागम में सम्मिलित नहीं है, वीसीआर, ओएचपी, कंप्यूटर और स्लाइड्स। देखिए, कठोर शिल्प उपागम में सम्मिलित नहीं है, मतलब प्रश्न ये पूछ रहा है कि कोमल शिल्प उपागम का कौन सा यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, क्योंकि 3 विकल्प तो आपको किसके मिलेंगे, कठोर शिल्प उपागम के मिलेंगे। देखो, वीसीआर, ओएचपी, कंप्यूटर और स्लाइड्स, इन चारों की बात करें तो ओएचपी ओवरहेड प्रोजेक्टर कठोर उपागम में आता है, वीसीआर भी कठोर उपागम में आता है और कंप्यूटर भी कठोर उपागम में आता है। लेकिन स्लाइड्स जो है साथियों, स्लाइड्स किस में आएंगे, ये शिल्प उपागम में आएंगे। देखो, कोमल उपागम में आएंगे, शिल्प उपागम के सॉरी कोमल शिल्प उपागम में। अब देखो एक चीज और है, आपको कठोर शिल्पोपगम और कोमल शिल्पोपगम में मैं बहुत अच्छा अंतर बताने वाला हूं, लेकिन एक और प्रश्न आएगा उसके बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा तो फिर उस प्रश्न का आंसर आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ 4th विकल्प आपके सही है साथियों प्रश्न 4 में। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। 5वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक न्यूनतम प्रति शिक्षण सत्र दिवस है 800, 1000, 200 और 220। देखो, इस प्रश्न में होता क्या है, बच्चे जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या कर लेते हैं कि 1 से 5 तक की बात की जा रही है तो 800 लगा दो, 6 से 8 की बात की जा रही है तो 1000 लगा दो। अरे ये घंटे हैं, क्या है ये घंटे। एक सेक्शन सत्र में न्यूनतम शैक्षणिक घंटे पूछे तो 800 लगाना है कक्षा 1 से 5 के लिए, और 6 से 8 के लिए लगाना है 1000। लेकिन दिवस की बात पूछे तो भाई यहाँ दिवस पूछ रहे हैं ना आपसे, शिक्षण सत्र दिवस है तो भाई दिवस तो 200 है कक्षा 1 से 5 के लिए न्यूनतम, और 6 से 8 के लिए कितना है साथियों, न्यूनतम दिवस कितने हैं, 220। याद रख लोगे सभी। थोड़ा देखो, प्रश्नों को देखा करो, जल्दबाजी मत किया करो, फिर वहाँ एग्जाम में भी ऐसी आदत पड़ी रहेगी, आपने देख लिया कक्षा 1 से 5 तक न्यूनतम, अरे भाई 800 है ये तो इस चक्कर में अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न 5 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। 6ठा प्रश्न देख लेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछ रहा है, देखिएगा प्रश्न नंबर 6 को, गतिविधि आधारित शिक्षण तथा व्यापक व सतत मूल्यांकन प्रक्रिया के क्रियान्वयन के समन्वित कार्यक्रम, जिसको हम कहते हैं SIQE में जिला समन्वय समिति जो होती है DCC, उसका अध्यक्ष होता है। तो उसका अध्यक्ष कौन होता है, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक होता है, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम भी होता है और माध्यमिक द्वितीय अधिकारी भी होता है। याद रखना, जिला शिक्षा अधिकारी जो माध्यमिक होता है ये प्रथम भी होता है, द्वितीय भी होता है। प्रधानाचार्य डाइट या PO। तो देखो, प्रश्न संख्या 6 में प्रश्न को याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये प्रश्न पूछ रहा है जो गतिविधि आधारित शिक्षण प्रक्रिया होती है, इसमें जिला समन्वय समिति का अध्यक्ष आपसे पूछ रहा है मित्रों। तो जिला समन्वय समिति का अध्यक्ष होता है जिला शिक्षा अधिकारी जो प्रारंभिक होता है, ठीक है ना, प्रारंभिक स्तर का, वो इसका अध्यक्ष होता है DCC का। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। तो 7वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, इनमें से कौन सा कोमल शिल्प उपागम में सम्मिलित नहीं है, कंप्यूटर प्रोग्राम, वीडियो प्रोग्राम, ऑडियो प्रोजेक्टर और चौक का कार्य। तो जो कोमल शिल्प उपागम में सम्मिलित नहीं है, अब देखो इस प्रश्न का आप उत्तर दे दोगे, उसके बाद मैं आपको कठोर शिल्प उपागम में और कोमल शिल्प उपागम में एक बहुत ही अच्छा शानदार एक अंतर बताने वाला हूं। तो एक बार आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए 7वें प्रश्न का जो सही आंसर है साथियों, ऑडियो प्रोजेक्टर आपके कोमल शिल्प उपागम में सम्मिलित नहीं है। बाकी ये जो तीनों विकल्प है ये किस में सम्मिलित है, कोमल शिल्प उपागम में। ऑडियो प्रोजेक्टर को किस में शामिल किया जाता है, कठोर शिल्प उपागम में सम्मिलित किया जाता है। अब एक अंतर सुन लीजिए, जो कोमल शिल्प उपागम होता है और जो कठोर शिल्प उपागम होता है, तो साथियों कोई भी मशीन है उसका जो बाहरी रूप होता है, जैसे कंप्यूटर है, VCR है, प्रोजेक्टर है, तो ये चीजें जो होती है साथियों ये किसमें सम्मिलित होती है, कठोर शिल्प उपागम। और उन चीजों के लिए, उन चीजों से जो कार्य किए जाते हैं, जैसे एक कंप्यूटर से कंप्यूटर प्रोग्राम जो है ये कोमल में रहेगा, फिर वीडियो से वीडियो प्रोग्राम जो है ये कोमल में रहेगा। चौक का कार्य मशीनों से संबंधित कार्य नहीं है तो वो तो फिर कोमल में रहेगा, लेकिन मशीनों से संबंधित कार्य और मशीनें हैं बाहरी, उसका ढांचा है तो वो कठोर में, और उसके अंदर के जो कार्य है उनसे जो सॉफ्टवेयर एक तरह से जो काम करते हैं उनके, वो कोमल में रहते हैं। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है, विकल्प नंबर 3 आपके 7वें प्रश्न का सही आंसर है।
प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। 8वें प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, तो चलिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, विद्या संबल योजना का सही अर्थ है। देखो बहुत ही चल रहा है ये विद्या संबल योजना वाला। अध्यापकों को प्रशिक्षण देना, सरकारी विद्यालयों में रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में अध्यापकों की नियुक्ति, अध्यापकों द्वारा छात्रों का नियमित मूल्यांकन करना और अध्यापकों को डिजिटल शिक्षा से अवगत कराना। तो 8वें प्रश्न का सही आंसर बताओ। प्रश्न संख्या 8 में आपका कौन सा उत्तर होगा। देखो कई सारे बच्चों ने मेरे पास मैसेज किए, कॉल भी किए कि सर हम विद्या संबल योजना में लग जाए क्या, इसमें जैसे गेस्ट फैकल्टी के तौर पर लगाया जा रहा है। अभी फॉर्म भी भरे जा रहे हैं इसके, जिसमें लेवल 1, लेवल 2, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी जो रिक्त पद हैं उनको भरे जा रहे हैं। और उनको साथियों 1 महीने की 21,000, 23,000, 24,000, 25,000, 27,000 तक पेमेंट किया जाएगा। लेकिन अभी एक ऐसी चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस योजना में यदि आप फॉर्म भर देते हो तो उससे होगा क्या, आप समझो बात को। आपके पास 3 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है। अब ये कोई ऐसा नहीं है कि इंटर्नशिप का कार्य है। इंटर्नशिप नहीं है भाई ये। यहाँ पे आपकी भाई सेटिंग करके स्कूल नहीं जाओ और सैलरी लेते रहो, ऐसा नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं चलाएगी 1% भी। अगर किसी अध्यापक ने ऐसा किया और वहाँ का जो संस्था प्रधान है वो भी सस्पेंड होगा, पीओ भी सस्पेंड हो सकता है अगर ऐसा किया तो। फ्री में कोई पैसा नहीं उठाने देगा। तो आप इसमें फॉर्म नहीं भरे मेरे हिसाब से। अगर आपको ऐसा लगता है, जो रीट में जिनको लगता है कि यार मेरा तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, वो इसमें फॉर्म भर सकता है, उनके लिए ये बेस्ट विकल्प है। तो ये विद्या संबल योजना क्या है, सरकारी विद्यालय में रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में अध्यापकों की नियुक्ति, ये इसका सही आंसर है साथियों। और जो सोच रहे हैं कि भाई मैं इसमें फॉर्म भर दूं, तो आप भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 3 महीने बाद आपका एग्जाम है और ये एक शिक्षण सत्र के लिए लगाए जा रहे हैं। अगली बार वापस लगाएंगे इनको, तो वापस लगाएंगे यार, तब लग जाना ना। अभी तो तैयारी कर लो। अगली बार वैकेंसी कब आएगी पता है आपको? चुनाव आने वाले हैं, नई सरकार बनेगी, उसके 2 साल बाद पेपर होगा। कम से कम 3 साल बाद आपका पेपर होगा अगला, याद रखना, कम से कम 3 साल बाद। तो ये 3 महीने ढंग से पढ़ लो, नहीं तो 3 साल पीछे है फिर। ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9, विद्यालय प्रबंधन कार्यकारिणी समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 8, 12, 16 और 20। देखो विद्यालय प्रबंधन समिति का नाम सभी ने सुना होगा। विद्यालय प्रबंधन समिति जो होती है साथियों, इसकी जो कार्यकारिणी समिति होती है, इसमें कुल सदस्यों की संख्या आपसे पूछ रहा है प्रश्न संख्या 9 में। तो इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3। कुल कार्यकारिणी समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। ठीक है ना। विकल्प 3 आपके प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? तो प्रश्न संख्या 10, आरटीई अधिनियम संबंधित है। आरटीई अधिनियम किससे संबंधित है? विकल्प, बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा का अधिकार देने से, शिक्षा में समानता का अधिकार देने से, अध्यापक शिक्षण का अधिकार देने से, और बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देने से। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ। 10वें प्रश्न में आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? जो आरटीई अधिनियम है ये इनमें से किससे संबंधित है? तो 10वें प्रश्न का आंसर देखें। देखो भाई, आरटीई अधिनियम जो है ये उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के अधिकार से नहीं है, बल्कि ये बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। आरटीई 2009 क्या कहती है कि 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो विकल्प नंबर 4 आपके कौन से प्रश्न में सही है? 10वें प्रश्न में। चलिए प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न संख्या 11 में क्या पूछ रहा है आपसे? CIET का पूरा नाम क्या है? केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, केंद्रीय शैक्षिक प्रसारण संस्थान, समग्र शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान और सामान्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। तो CIET का पूरा नाम आपको प्रश्न संख्या 11 में बताना है। बताइए 11वें प्रश्न में आपका कौन सा विकल्प सही है? देखो बात करेंगे CIET की, तो CIET का पूरा जो नाम है साथियों वो है केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। क्या नाम है? केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान। विकल्प नंबर 1 सही है आपके प्रश्न 11 में। प्रश्न 12 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 12, इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना किस वर्ष लागू हुई थी? 2009-10 में लागू हुई थी, 2010-11 में लागू हुई थी,
2011-12 में लागू हुई थी या 2012-13 में लागू हुई थी। तो जो इंदिरा प्रियदर्शनी योजना है मित्रों, ये जिस वर्ष लागू की गई थी वो आपको प्रश्न संख्या 12 में बताना है। देखिए 12वें प्रश्न की अगर हम बात करें कि भाई ये जो इंदिरा प्रियदर्शनी योजना है ये जिस वर्ष लागू की गई थी वो सन था 2010-11। कौन सा वर्ष था? 2010-11 में ही इंदिरा प्रियदर्शनी योजना की शुरुआत हुई थी। विकल्प नंबर 2 आपके 12वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 13 को, 13वां प्रश्न है, आयुष्मान भारत मिशन का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, वित्त से या खेल से? नाम सुना होगा आपने आयुष्मान भारत मिशन का। अब ये जो आयुष्मान भारत मिशन है इसका संबंध आपको बताना है। तो जिस क्षेत्र से इसका संबंध है भाई उसको आपको देखना है। 13वें प्रश्न का सही आंसर देख लें। देखो जो आयुष्मान भारत मिशन है इसका संबंध है मित्रों स्वास्थ्य विभाग से। कौन से क्षेत्र से? स्वास्थ्य के क्षेत्र से है। विकल्प नंबर 2 आपके 13वें प्रश्न में सही है। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा साथियों, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्योंकि एग्जाम तक रेगुलर क्लासेज यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेज और टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जाएगी। चलिए 14वां प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 14। साक्षात मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आईसीटी पर लाई गई है। एक किताब लाई गई है, एक परियोजना लाई गई है, एक अभियान लाया गया है और एक वन स्टॉप पोर्टल लाया गया है। तो साक्षात मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जो आईसीटी पर लाया गया है वो आपको बताना है कि भाई क्या लाया गया है। बात यूं है कि क्या लाया गया है। तो 14वें प्रश्न का सही आंसर देखें। देखो किताब नहीं लाई गई है, ना ही परियोजना लाई गई है, ना ही अभियान लाया गया है, बल्कि एक वन स्टॉप पोर्टल लाया गया है साथियों। किसके द्वारा? साक्षात मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। किस पर? आईसीटी पर। जो आईसीटी है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, इस पर साथियों। विकल्प आपके 4 सही है प्रश्न संख्या 14 में। चलिए प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे। 15वें प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है तो देखो, जिला गरीबी उन्मूलन योजना किसके सहयोग से आरंभ की गई? विश्व बैंक के सहयोग से आरंभ की गई थी, नाबार्ड के सहयोग से आरंभ की गई थी, भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से आरंभ की गई थी या एशियाई विकास बैंक के सहयोग से आरंभ की गई थी? तो जिला गरीबी उन्मूलन योजना की यहाँ पर बात की जा रही है। ये जो योजना है मित्रों, कौन सी योजना? जिला गरीबी उन्मूलन योजना। अगर इस योजना की हम बात करें तो इस योजना की जो शुरुआत है, इस योजना की शुरुआत किसके सहयोग से आरंभ की गई थी? विश्व बैंक के सहयोग से आरंभ की गई थी। किसके सहयोग से आरंभ की गई थी? विश्व बैंक के सहयोग से। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न 15 में सही है। एक सेकंड रुकना आप, 14वें प्रश्न में, हाँ ठीक है। प्रश्न संख्या जो 15 है इसमें कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है साथियों। क्योंकि जिला गरीबी उन्मूलन योजना की जो शुरुआत है ये विश्व बैंक के सहयोग से ही आरंभ की गई थी। चलिए आगे हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 16 की। तो 16वां प्रश्न देख लेंगे। देखो 16वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना कब से लागू की गई थी? 2 सितंबर 2011, 2 सितंबर 2010। देखो फ्लैगशिप योजनाओं को भी मैंने सम्मिलित कर रखा है इसमें, है ना, इस टेस्ट सीरीज में। 2 अक्टूबर 2011 और 2 अक्टूबर 2010। ये जो आपके जो शैक्षिक परिदृश्य है इसके टोटल 30 टेस्ट करवाए जाएंगे। अभी आपके ये 9वां ही टेस्ट चल रहा है आपके, ठीक है। टोटल 30 टेस्ट करवाए जाएंगे और जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को इन 30 टेस्टों में सम्मिलित कर लिया जाएगा साथियों। तो 16वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है इसको लागू करने की बात कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 16। तो साथियों इसको लागू किया गया था 2 अक्टूबर 2011 को। कब? 2 अक्टूबर 2011 को ही मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को लागू किया गया था। विकल्प नंबर 3 आपके 16वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 17, एनालॉग तथा डिजिटल दोनों कंप्यूटरों के गुणों का समावेश करने वाला कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर के अलग अलग प्रकार होते हैं। इन प्रकारों में उस प्रकार आपको बताना है जो एनालॉग तथा डिजिटल ये दोनों ही कंप्यूटर के गुणों को समावेशित कर ले। तो वो कौन सा कंप्यूटर है? 17वें प्रश्न का सही आंसर अगर हम देखें तो साथियों उस कंप्यूटर को कहा जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि एनालॉग तथा डिजिटल जो कंप्यूटर है। भाई देखो
दोनों के गुणों का समावेश एनालॉग तो करेगा नहीं, ना ही डिजिटल करेगा, तो आप इसमें से दो ऑप्शन तो हटा सकते थे। अब सुपर कंप्यूटर या हाइब्रिड, तो इसमें सही आंसर है आपके हाइब्रिड कंप्यूटर। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 18, कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले उपकरण कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं, फ्लॉपी कहलाते हैं या सीपीयू कहलाता है। देखो, जिन उपकरणों का उपयोग हम किस में कर रहे हैं भाई, कंप्यूटर में कर रहे हैं, तो फिर उन उपकरणों को हम किस नाम से जानेंगे, उनको हम, देखो उपकरणों की बात की जा रही है, तो जैसे सीपीयू भी एक उपकरण है, तो फिर इसको तो ये कहेंगे नहीं, बल्कि जैसे सीपीयू है, माउस है, कीबोर्ड है, साथियों इन उपकरणों को हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, इन उपकरणों को हार्डवेयर कहते हैं, जो बाहरी चीजें होती है। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 18 का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 19वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सेकंड लास्ट प्रश्न है साथियों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना कि भाई टोटल 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। माइनस मार्किंग करने के बाद में 1/3 माइनस मार्किंग है। तो चलिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके स्थान पर प्रतिस्थापित होगी? सर्व शिक्षा अभियान के स्थान पर, आरटीई 2009 के स्थान पर, एनसीएफ 2005 के स्थान पर और शिक्षा नीति 1986 के स्थान पर। तो देखो, जो एनईपी 2020 लाई गई है, ये जिसके स्थान पर प्रतिस्थापित की जा रही है, तो ये देखो सर्व शिक्षा अभियान, ये प्रोग्राम तो बंद ही कर दिया गया है। इसके स्थान पर एनईपी नहीं आ रही है भाई। एनईपी आरटी 2009 के स्थान पर भी नहीं आ रही है, ना ही एनसीएफ 2005 के स्थान पर आ रही है, बल्कि जो एनईपी थी 1986 वाली, एनईपी कौन सी थी, 1986 वाली, इस एनईपी 1986 के स्थान पर एनईपी 2020 को लागू किया जा रहा है। तो मतलब ये किसके स्थान पर प्रतिस्थापित होगी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के स्थान पर। इसमें 10+2+3 क्या उदाहरण थी, जिसको किसमें बदला इन्होंने, 5+3+3+4 में बदल दिया साथियों। तो विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न 19 का सही उत्तर है। अब आज का अंतिम और 20वां प्रश्न देखेंगे मित्रों। अंतिम और 20वें प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो चलिए अंतिम और 20वां प्रश्न। अच्छा, ऐप पर आप अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, फोन पे वगैरह नंबर आपके पास नहीं है, तो साथियों आप किसी अन्य फोन पे नंबर से भी ऐप को परचेज कर सकते हो, मतलब टेस्ट सीरीज को 149 वाली को आसानी से, और जो 75 वाली जो पीडीएफ वाली है उसको भी। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 को देखेंगे। SIQE के पीछे सरकार का उद्देश्य था, सब बच्चों को नहीं सिखाया जा सकता है, सब शिक्षक सीख सकते हैं और सब बच्चे पढ़ा सकते हैं, सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं, और इनमें से सभी। तो बताओ प्रश्न संख्या 20 में आपके कौन सा विकल्प सही है? SIQE के पीछे सरकार का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य आपको प्रश्न संख्या 20 में बताना है साथियों। राइट आंसर देके देखो, इनमें से सभी जो चला गया इस पर, वो उसका आंसर तो गलत हो गया, क्योंकि सब बच्चों को नहीं सिखाया जा सकता, ये गलत है। SIQE मानती है कि भाई सब शिक्षक जो है वो पढ़ा सकते हैं और सब बच्चे सीख सकते हैं, सब शिक्षक सीख सकते हो, सब बच्चे पढ़ा सकते हैं, ये भी गलत है। आंसर कौन सा रहेगा? विकल्प नंबर 3, सब बच्चे सीख सकते हैं और सब जो शिक्षक हैं ये पढ़ा सकते हैं साथियों। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है। तो ये आपके पेपर नंबर 9 जो शैक्षिक परिदृश्य का है कंप्लीट होता है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा साथियों। अब इसके बाद एक और टेस्ट आ रहा है आपके, ठीक है, राजस्थान की कला संस्कृति का, तो उसको भी जरूर अटेंड करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।